तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम डेमिले टैबो की बहुत ही शानदार किताब अ क्राउन दैट लास्ट्स के मेन आइडियाज को डिकोड करने वाले हैं। मतलब ये किताब सिर्फ बाहरी दिखावे के बारे में नहीं है, ये असल में एक ऐसी पक्की और स्थायी पहचान खोजने की बात करती है जिसे दुनिया का कोई भी बाहरी लेबल डिफाइन नहीं कर सकता। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अच्छा, जैसे हम इंटरनेट पर कुछ भी ढूंढने के लिए सर्च बार का इस्तेमाल करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हम अक्सर अपनी असली पहचान और अपनी वैल्यू को इस बाहरी दुनिया में सर्च करने लग जाते हैं। हमें लगता है कि शायद बाहर कहीं कोई जवाब छिपा है, लेकिन सच बताऊं, ये पूरा का पूरा सफर बाहर नहीं बल्कि पूरी तरह से हमारे अपने भीतर से शुरू होता है। अगर हम डेमिले की कहानी देखें तो ये चकाचौंध सुर्खियों और बाहरी ताजों से निकलकर एक बहुत ही गहरी पर्सनल सच्चाई तक पहुंचने का सफर है। ये किताब सिर्फ कोई तमाशा या दिखावे की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन लेबल्स या ठप्पों को हटाने का एकदम प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देती है जो अक्सर इंसान को बांध कर रख देते हैं। ये सिखाती है कि अपनी असुरक्षा की जड़ों को कैसे पहचाना जाए और हाँ, उन छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतों को कैसे अपनाया जाए जो हमारी अंदरूनी हीलिंग को एक मजबूत विरासत में बदल दे। अब आते हैं पहले अध्याय पर। हमने अपने जीवन का निर्माण किस आधार पर किया है उसे खोदें। यह हिस्सा ना एक बहुत ही गहरी और ईमानदार खुदाई से शुरू होता है। ये सोचने का वक्त है कि क्या जीवन सिर्फ बाहरी अप्रूवल, अचीवमेंट्स और बस दूसरों को दिखाने की नींव पर टिका है। दिलचस्प बात यह है कि यहां असुरक्षा को कोई कमजोरी नहीं माना गया है, बल्कि इसे एक सिग्नल की तरह देखा गया है जिस पर खुलकर सवाल उठाए जा सकते हैं। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हम उन लेबल्स की एक लिस्ट बना सकते हैं जिन्हें अनजाने में सच मान लिया गया है, जैसे बचपन या टीनेज की कोई पुरानी कहानी। जब इन बिलीव्स की एकदम बेसिक लेवल पर जांच की जाती है और अपने ही लगाए गए लेबल्स के खिलाफ सबूत जुटाए जाते हैं, तब एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है। वो ये कि कोई भी पुराना घाव या किसी की दी गई परिभाषा हमारी असली पहचान कभी नहीं हो सकती। चलिए, इस गहरी खुदाई के बाद अगला स्टेप है सही मिट्टी की पहचान करना। चैप्टर 2 का फोकस है अज्ञात मिट्टी में पौधे की पहचान पुनः प्राप्त करना। जीवन में भटकाव, नुकसान या बड़े बदलाव के दौर तो आते ही है ना। इस किताब के मुताबिक ऐसे मुश्किल समय को किसी वनवास की तरह नहीं बल्कि एक तैयारी के रूप में देखा जाना चाहिए। अब सोचिए, एक नई और अनजान मिट्टी में जड़ें जमाने के लिए क्या चाहिए? इसके लिए विनम्रता और छोटे छोटे डेली प्रैक्टिसेस की जरूरत होती है, जैसे कि कुछ अच्छा पढ़ना, अपने विचारों को लिखना, सेवा के छोटे काम करना और सबसे जरूरी, ऐसे लोगों के साथ जुड़ना जो इंसान को किसी उपाधि से परे होकर पहचानते हों। ये सारी आदतें इस नए विकास के लिए एकदम पोषक तत्वों की तरह काम करती हैं। अब जब खुदाई और रोपण का काम पूरा हो जाता है, तब शुरू होता है असली विकास। अध्याय 3 महज अस्तित्व यानी बस जिंदा रहने से लेकर महत्व की ओर बढ़ने का रास्ता दिखाता है। यह सिर्फ एक सर्वाइवल मोड वाली छोटी सोच से बाहर निकलकर जानबूझकर एक दीर्घकालीन जीवन जीने की तरफ एक बड़ा बदलाव है। किसी भी दर्दनाक अनुभव को उद्देश्य में बदलने के लिए उसे एक कहानी के रूप में समझना बहुत काम आता है। मतलब, असल में क्या हुआ, कैसा रिएक्शन रहा और सबसे बड़ी बात क्या सीखा गया। जब पूरी कहानी को इस तरह समझा जाता है और उसे भरोसेमंद लोगों के साथ शेयर किया जाता है, तो पुरानी प्रतिक्रियाशील आदतें पीछे छूट जाती हैं और उनकी जगह नई आध्यात्मिक रूप से मजबूत आदतें ले लेती हैं। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 4 की तरफ। ये चैप्टर एक ऐसे समृद्ध जीवन की बात करता है जिसका प्रभाव अनंत हो। यहाँ एक बात क्लियर करना बहुत जरूरी है। समृद्धि का मतलब यहाँ सिर्फ प्रसिद्धि या आराम बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है एक फलदायी जीवन जीना, यानी जीवन को स्वयं से परे किसी बड़े और सार्थक उद्देश्य से जोड़ना। प्रभाव या इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल सिर्फ अपनी पहचान चमकाने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका इस्तेमाल करुणा और सच्चाई के साथ सेवा करने के लिए किया जाना चाहिए। ये विचार करने वाली बात है कि परिवार, कार्यस्थल या समाज में किन क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव डाला जा सकता है। उदारता, उपस्थिति और सही का साथ देने के यही छोटे छोटे कार्य धीरे धीरे एक यादगार विरासत बन जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, इस तरह की विरासत बनाने के लिए एक विशेष गुण की आवश्यकता होती है। अध्याय 5 बताता है कि वो गुण है साहस। आराम के बजाय सच्चाई को चुनने का साहस। सत्य की ओर कदम बढ़ाना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है और इसके लिए विनम्रता भी चाहिए, लेकिन अंततः यही सच्ची स्वतंत्रता देता है। विकास के इस सफर में असुविधा अक्सर एक सिग्नल की तरह होती है,
ये बताती है कि पुराने दायरे टूट रहे हैं और कुछ नया बन रहा है। ऊर्जा को बचाने के लिए स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करना, कठिन बातचीत के लिए तैयार रहना और उन चीज़ों को दृढ़ता से ना कहना जो मुख्य उद्देश्य से भटकाती हों, ये सब एक साहसी और स्वतंत्र जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। निरंतर विकास और साहस के साथ साथ विश्राम भी उतना ही आवश्यक है। अध्याय 6 विश्राम और शब्द की लय के माध्यम से शक्ति प्राप्त करने पर केंद्रित है। यहाँ शब्द का मतलब किसी कठोर नियम से नहीं है। इसका अर्थ है गहन और संपूर्ण विश्राम की एक लय, जो बार बार याद दिलाती है कि किसी की कीमत उसके काम से नहीं आंकी जाती। ये सोचने वाली बात है कि समय कैसे व्यतीत हो रहा है, चाहे वो पूरी नींद लेना हो, प्रियजनों के साथ बिना किसी डिजिटल रुकावट के उपस्थित रहना हो या कोई रचनात्मक खेल हो। विश्राम को कभी भी उत्पादकता के इनाम की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे जीवन को फिर से संतुलित करने वाली एक आवश्यक ऊर्जा के रूप में देखा जाना चाहिए। चलिए अब अध्याय 7 और 8 को एक साथ देखते हैं। ये हमें दिखाते हैं कि कैसे सच्ची सेवा स्वाभाविक रूप से एक शांत और स्थिर अधिकार में बदल जाती है। ये ऐसा नेतृत्व है जो दिखावे या प्रदर्शन से नहीं, बल्कि आंतरिक कार्य, विनम्रता और योग्यता से उभरता है। जन्मजात प्रतिभाओं को पहचानना और उन्हें समुदाय की जरूरतों के साथ जोड़ना ही सेवा का सबसे टिकाऊ तरीका है। जब सेवा का काम अपराध बोध से नहीं बल्कि स्वाभाविक खुशी से किया जाता है तो थकान से बचा जा सकता है, और यही अहंकार रहित नेतृत्व दूसरों को ऊपर उठाने का एक शक्तिशाली साधन बन जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं इस सफर के अंतिम पड़ाव पर। अध्याय 9 का मुख्य और सबसे खूबसूरत संदेश है जश्न मनाना, क्योंकि ताज आपका है। ये अध्याय एक बहुत ही प्यारी बात याद दिलाता है कि इंसान कोई लेबल नहीं है, वो प्रिय है, और उसका मूल्य किसी भी प्रदर्शन या उपलब्धि पर निर्भर नहीं करता। अगर इसे एक व्यवहारिक नजरिए से देखा जाए तो उत्सव और कृतज्ञता उस पहचान को मजबूती देते हैं जो स्वाभाविक रूप से मिली हैं। हर दिन छोटी छोटी जीतों को दर्ज करना और खुद से ये पूछना कि आज किसी के लिए क्या प्रेमपूर्ण कार्य किया जा सकता है, ये आदतें बदलाव के बीच भी एक ठोस सच्चाई से जुड़े रखती हैं। मजेदार बात यह है कि इन सभी बेहतरीन विचारों को कुछ ही हफ्तों के भीतर जीवन में उतारा जा सकता है। पहले पुराने लेबलों की खुदाई करके सच्चाई का सामना करना, फिर नई आदतों और प्रार्थनाओं को रोपना, साझा कहानियों के माध्यम से विकास करना और अंततः सेवा और समृद्धि के मार्ग पर चलना, यह एक निरंतर चलने वाली सुंदर प्रक्रिया है। इस पूरी यात्रा में चिंतन के लिए कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर विचार किया जा सकता है, जैसे जब मन को बाहरी अनुमोदन या तारीफ की इच्छा होती है तो असल में किस गहरी भावना से बचने की कोशिश हो रही होती है, या वो कौन सी स्पष्ट सीमा है जो आंतरिक विकास को बाहरी शोर से बचाएगी। सोचने वाली बात है ना? तो ये पूरा दर्शन केवल एक बार पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है, बल्कि ये आत्मविकास का एक निरंतर चक्र है। ईमानदारी से खुद को समझना, धैर्य रखना, सेवा करना और विश्राम करना, ये वो बुनियादी लय हैं जो प्रेरणा को एक स्थिर जीवन परिवर्तन में बदल देती हैं। और हाँ, विचार और ज्ञान तब और भी शक्तिशाली हो जाते हैं जब उन्हें दूसरों के साथ साझा किया जाता है। एक स्वस्थ समुदाय का निर्माण तभी होता है जब लोग अपनी कहानियां, अपने संघर्ष और अपनी नई पहचानी हुई सच्चाइयों पर एक दूसरे से खुलकर संवाद करते हैं और साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। इस विषय पर और अधिक गहराई से विचार करने के लिए आत्मविकास, आदतों और मनोविज्ञान से जुड़ी अन्य विचारधाराओं का भी अध्ययन किया जा सकता है। हर नई किताब, हर नया विचार सोचने के नजरिए को थोड़ा और व्यापक और बेहतर बनाता है। तो अंत में ये समझना सबसे आवश्यक है कि दुनिया के दिए हुए बाहरी लेबल और उपाधियां कभी भी स्थायी नहीं होती। असली पहचान वो ताज है जो भीतर से आता है और हमेशा रहता है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल, वो कौन सा ऐसा पुराना लेबल है जिसे हमेशा के लिए पीछे छोड़कर एक बिल्कुल नई शुरुआत की जा सकती है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।